नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सृष्टि द क्रिएशन। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही चुका है कि यह क्लास यूपीएलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। साथ में यह क्लास उन परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है जिसमें जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आते हैं। इस क्लास के शेड्यूल की बात करें तो हम आपको बता दें कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार पॉलिटी और ज्योग्राफी के साथ साथ आपको करंट अफेयर्स की क्लास प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार हिस्ट्री और इन्वायरमेंट के साथ साथ करंट अफेयर्स की भी क्लास आपको प्रोवाइड की जाएगी। बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आई है कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार पॉलिटी, ज्योग्राफी के साथ साथ करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी। बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार हिस्ट्री और इन्वायरमेंट के साथ करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलेगी। तो चलिए आइए देखते हैं कि इस क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसमें पहले हम रिवीजन क्लास से स्टार्ट करते हैं बाबू। रिवीजन क्लास में पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कितने राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। कितने राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है? तो 8 राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। उसमें ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़, तीसरा राज्य है हरियाणा, चौथा राज्य है कर्नाटक, पांचवा राज्य है केरल, छठा राज्य है मध्य प्रदेश, सातवां राज्य है तमिलनाडु और आठवां राज्य है पंजाब। फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं कि कितने राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो 8 राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। इसमें पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है हरियाणा, चौथा है कर्नाटक, पांचवा है केरल, छठा है मध्य प्रदेश, सातवां है तमिलनाडु और आठवां है पंजाब। चीजें समझ में आ रही हैं? आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। दूसरा क्वेश्चन, त्रिसेना सैन्य अभ्यास त्रिशूल त्रिसेना सैन्य अभ्यास त्रिशूल वर्तमान में भारत के किस सीमा पे आयोजित किया जा रहा है? तो यह भारत की पश्चिमी सीमा पे आयोजित किया जा रहा है। क्वेश्चन को फिर एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। 2 बार या 3 बार क्वेश्चन को रिपीट करने का मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि इस क्लास में करंट अफेयर्स की बातें आपको याद हो जाए। ठीक, क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। त्रिसेना सैन्य अभ्यास त्रिशूल वर्तमान में भारत की किस सीमा पे आयोजित किया जा रहा है? तो भारत की पश्चिमी सीमा पे इसका आयोजन हो रहा है। इसमें जल सेना, थल सेना और वायु सेना तीनों भाग लेंगी। ठीक ना? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। FIDE शतरंज विश्व कप 2025 ट्रॉफी का नाम भारत के किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? FIDE शतरंज विश्व कप 2025 ट्रॉफी का नाम भारत के किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? उस खिलाड़ी का नाम है विश्वनाथन आनंद। ठीक है, विश्वनाथन आनंद। ठीक। साहित्य अकादमी ने हाल ही में किस पुस्तक के हिंदी अनुवाद को जारी किया है? साहित्य अकादमी ने हाल ही में किस पुस्तक के हिंदी अनुवाद को जारी किया है बाबू? उस पुस्तक का नाम है द लास्ट डे। उस पुस्तक का क्या नाम है? द लास्ट डे। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए, भारत का पहला डिजिटल जनजाति स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय कहाँ लॉन्च किया गया है? भारत का पहला डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय कहाँ लॉन्च किया गया है बाबू? तो ये लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ में। कहाँ लॉन्च किया गया है? छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 दिवसीय 34वां हदरी ब बेयोदा मेला
कहां आयोजित किया गया। फिर से क्वेश्चन को रिपीट करें, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं इसलिए कि ये रिवीजन क्लास है, आज की क्लास इसके बाद होगी, ठीक ना। 3 दिवसीय 34वां हदरी बबे योदा मेला कहाँ आयोजित किया गया बाबू? तो ये जालंधर में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? जालंधर में आयोजित किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने बाबू? इनका नाम है इलापर्थी, इलापर्थी AR, इलापर्थी AR। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत फरवरी 2026 में, भारत फरवरी 2026 में 3 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री कार्यक्रमों की मेजबानी कहां करेगा? भारत फरवरी 2026 में 3 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री कार्यक्रमों की मेजबानी कहां करेगा बाबू? तो ये करेगा विशाखापत्तनम में। कहां करेगा? विशाखापत्तनम में। ठीक, आगे बढ़े, चलिए। क्लेम पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? क्लेम पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो कोल और माइंस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। कोल और माइंस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक, आगे बढ़े, चलिए। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एशियन यूथ गेम्स 2025 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? एशियन यूथ गेम्स 2025 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं बाबू? 48 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं? 48 मेडल जीते हैं, जिसमें से 13 स्वर्ण पदक है, 18 रजत पदक है और 17 कांस्य पदक है। ठीक ना, जिसमें 13 स्वर्ण पदक, 18 रजत पदक और 17 कांस्य पदक है। ठीक, आगे बढ़े, चलिए। अब आइए पॉलिटी पे। ठीक ना, ये क्लास ऐप पे हो चुकी है, ये क्लास रिवीजन क्लास है, इसीलिए हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। ठीक ना, आपको बता चुके हैं कि पॉलिटी के साथ साथ आपको करंट अफेयर्स की भी क्लास मिलेगी। ठीक ना, पॉलिटी के साथ साथ आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी, ज्योग्राफी के साथ आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी। ये शेड्यूल कब से कब तक है? ये शेड्यूल है सोमवार, मंगलवार और बुधवार। उसके बाद बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार हिस्ट्री और इन्वायरमेंट के साथ करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी। ठीक, चलिए अब सुन लीजिए। अब भारत का संवैधानिक विकास, आप लोगों को पता ही होगा कि भारत का संवैधानिक विकास 2 चरणों में होता है। पहला होता है कंपनी के शासन के अंतर्गत, यानी कि 1773 से लेकर 1858 तक। किसी किसी किताब में 1854 भी मिलता है, तो घबराइएगा नहीं। ठीक ना, और दूसरा ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत, ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत कब से कब तक चलता है? 1858 से लेके 1947 तक। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए। अब आते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की प्रमुख विशेषताएं। ठीक ना, 1700 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, इसको देख लेते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में उठाया गया यह पहला कदम था। ठीक ना, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस एक्ट के माध्यम से, किस एक्ट के माध्यम से कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित किया गया? किस एक्ट के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने का प्रथम प्रयास हुआ? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। ठीक ना, आइए, इस एक्ट के माध्यम से पहली बार कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। किस एक्ट के माध्यम से कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। आगे की जो लाइन है बहुत ही महत्वपूर्ण है
क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया तथा उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया। ठीक ना। इसके पहले क्या था, बंगाल का अपना गवर्नर होता था, मद्रास का अपना गवर्नर होता था और मुंबई का अपना गवर्नर होता था। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को वो सारी शक्तियां दे दी गई जिसके अनुसार वह मद्रास और मुंबई के लिए भी कानून बना सकता था। ठीक ना। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना बाबू? तो बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बना। कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स बना। नाम याद रखिएगा। ठीक ना। और उसकी सहायता के लिए, और वारेन हेस्टिंग्स की सहायता के लिए कौन कौन लोग थे? वारेन हेस्टिंग्स सहायता के लिए 4 लोगों का नाम था, जिसमें से एक मिनट, ठीक ना, जिसमें से पहला नाम था फिलिस फ्रांसिस का, दूसरा नाम था क्लेवरिंग का, तीसरा नाम था मानसन का और चौथा नाम है बारबेल का। बारबेल का कहीं कहीं बारबेल में मिलता है, तो इसको माइंड मत करिएगा, कहीं कहीं बारबेल भी मिलता है। ठीक ना। अब सुनिए, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा ही 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया। क्वेश्चन पूछता है, अक्सर परीक्षाओं में पूछता है कि किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया। ठीक है। आपके मन में प्रश्न उठेगा भी कि ये बताइए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का नाम बाबू एलिजाह एम्पे था। इनका क्या नाम था? एलिजाह एम्पे था। इनकी सहायता के लिए 3 अन्य न्यायाधीश भी थे, जिनका नाम था चेम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइट। चेम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइट। ठीक ना। और सुन लीजिए, अगली जो विशेषता थी इस एक्ट की, उसमें बताया गया है कि इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के अधिकारियों को निजी व्यापार करने, भारतीय लोगों से उपहार लेने व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध कर दिया गया। ठीक। आई होप चीजें याद हो रही होंगी। ठीक ना। आप लोग क्लास में याद करने का प्रयास करिएगा। ठीक। अब सुन लीजिए, इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्नर बॉडी के माध्यम से कंपनी पे निरंतर सशक्त हो गया, जिसके तहत कंपनी को राजस्व, शब्द ध्यान दीजिएगा, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया। इसके पहले क्या था? इसके पहले जो कंपनी के राज्यपाल होते थे, ठीक ना, वो स्वयं निर्णय लेते थे। ठीक ना। लेकिन अब क्या कर दिया गया? अब कोई भी निर्णय लेने से पहले ये जानकारी किसको प्रोवाइड करना पड़ेगा? ब्रिटिश सरकार को प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक। अब आइए आगे चलते हैं। 1781 का संशोधन अधिनियम। 1781 का संशोधन अधिनियम। 1781 के संशोधन अधिनियम के बारे में निम्न विशेषता है, उसको ध्यान दीजिए। 1773 की कमियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट 1781 पारित किया गया, जिसको बंदोबस्त कानून भी कहते हैं। ठीक ना। इस एक्ट की प्रमुख विशेषता सुन लीजिए। इस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारता से मुक्त कर दिया गया। इसका क्या मतलब है बाबू? इसका ये मतलब है कि इसके पहले जो भी निर्णय गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद
लेती थी उसमें सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप होता था। लेकिन 1781 का संशोधन अधिनियम जब आया तो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। अर्थात गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल स्वच्छंद निर्णय ले सकती थी किसी भी मैटर पे। ठीक, आगे सुनिए। इस कानून के द्वारा राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। ठीक ना, इसका क्या मतलब बाबू? इसका ये मतलब है, पहले राजस्व संबंधी मामला किसके अंतर्गत आता था? सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आता था। राजस्व वसूली संबंधी मामला किसके अंतर्गत आता था? सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आता था। लेकिन 1781 के अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय इन अधिकारों, राजस्व संबंधी मामलों को और राजस्व वसूली संबंधित मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। ठीक, अगली लाइन सुनिए। इस कानून के द्वारा यह भी व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहां दायर हो, न कि सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत दायर हो। ठीक ना, कोई दिक्कत? चलिए अब आइए आज का करंट अफेयर्स। ठीक ना, आज की करंट अफेयर्स में पहला क्वेश्चन है बाबू कि 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किस भारतीय खिलाड़ी को मिला? तो प्लेयर ऑफ सीरीज का पुरस्कार जिसको मिला है उनका नाम है दीप्ति शर्मा। उनका क्या नाम है? उनका नाम है दीप्ति शर्मा। ठीक ना, इस क्रिकेट टीम की कप्तान कौन थी बाबू? इस क्रिकेट टीम की कप्तान थी हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार किसको मिलता है? मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जो मिलता है शेफाली वर्मा को मिलता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। हाल ही में मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? हाल ही में मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर साई गौतम कृष्णन को प्रदान किया गया। ठीक ना, डॉक्टर साई गौतम कृष्णन कहाँ कार्य कर रहे हैं? डॉक्टर साई गौतम कृष्णन बंगलुरु के सामग्री अभियांत्रिक विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक है? फिर से क्वेश्चन सुनिए। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक है बाबू? तो भारत का 86वां रैंक है। ठीक ना, इस इंडेक्स में जो पहले रैंक पे है वो डेनमार्क है। डेनमार्क की कानून व्यवस्था विश्व में सबसे अच्छी है। दूसरे नंबर पे नॉर्वे का नाम आता है और तीसरे नंबर पे फिनलैंड की कानून व्यवस्था विश्व में सबसे अच्छी है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन। हाल ही में प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते भारत लाए जाएंगे? हाल ही में प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते भारत लाए जाएंगे बाबू? उस देश का नाम है बोत्सवाना। बोत्सवाना, उस देश का क्या नाम है? बोत्सवाना देश से लाए जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन 5वें नंबर का क्वेश्चन है। 17वें गृह शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 17वें गृह शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन 3 से 4 नवंबर को नई दिल्ली में किया गया। यह आयोजन 3 से 4 नवंबर को नई दिल्ली में किया गया। ठीक, रामदरस मिश्र जिनका हाल ही में निधन हुआ वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? रामदरस मिश्र जिनका हाल ही में निधन हुआ वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वे एक साहित्यकार थे। वो क्या थे? एक साहित्यकार थे और इन्हें 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था। ठीक, आगे बढ़े, चलिए।
हाल ही में किसने पहला रोलेक्स पेरिस मास्टर्स खिताब जीता है? हाल ही में किसने रोलेक्स पेरिस मास्टर खिताब जीता है? इनका नाम है जैनिक सिनर। इनका क्या नाम है बाबू? इनका नाम है जैनिक सिनर। और ये कहाँ के निवासी हैं? ये इटली के निवासी। ये कहाँ के निवासी हैं? ये इटली के निवासी हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, हाल ही में सेवानिवृत्त की घोषणा करने वाले रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित हैं? हाल ही में सेवानिवृत्त की घोषणा करने वाले रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित हैं? तो ये टेनिस से संबंधित हैं। किस खेल से संबंधित है बाबू? टेनिस से संबंधित है। चेहरा याद कर लीजिए, यही है रोहन बोपन्ना। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नमो मैराथन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हाल ही में नमो मैराथन का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। अब आज के क्लास की बारी है पॉलिटी के। ठीक ना, कहाँ तक हम लोग पढ़े थे? 1781 के संशोधन अधिनियम के बाद 1784 पीस इंडिया एक्ट 1784। ठीक ना, पीस इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, आइए देख लेते हैं। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया। किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया बाबू? 1784 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया। ठीक ना, व्यापारिक क्रियाकलापों को जो संस्था देख रही थी वो पूर्व की भांति देखेगी, लेकिन सैनिक मामलों, राजनीतिक मामलों एवं राजस्व संबंधित मामलों के लिए इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल का गठन किया गया, जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल के भी नाम से जाना जाता है। ठीक ना, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना, ठीक ना, गवर्नर जनरल किसी भी देशी राजा से संघर्ष अथवा सहायता नहीं कर सकता था। कहने का क्या मतलब है कि जो गवर्नर जनरल होगा, बिना बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के वह किसी राजा के राज्य पे आक्रमण नहीं कर पाएगा, न तो उसे किसी प्रकार की संधि कर पाएगा। ठीक, चलिए अब सुन लीजिए 1786 का अधिनियम। ठीक ना, 1786 का अधिनियम। 1786 के अधिनियम में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं? पहली बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया, लेकिन गवर्नर जनरल नियुक्त होने से पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सरकार के समक्ष 2 शर्तें रखी थी। पहली शर्त के अनुसार वह किसी भी परिस्थितियों में अपनी काउंसिल की बातों को न मानने का अधिकार रखता था। कहने का क्या मतलब है कि यदि वो कोई फैसला लेता है तो उसमें उसके काउंसिल के सदस्यों का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। और दूसरी बात क्या थी, उसमें लॉर्ड वाली सरकार से कहता है कि उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का भी पद दे दिया जाए। कमांडर इन चीफ का पद देने से क्या मतलब है? कमांडर इन चीफ का पद पाने से उसे किसी भी प्रकार की किसी भी प्रकार का आदेश लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि किसी राजा पे उसको आक्रमण करना है तो वो उसका स्वयं का निर्णय होगा और वो आक्रमण कर सकता है। बात समझ में आ गई? चलिए अब आइए 1793 का चार्टर एक्ट। ठीक ना, अब सुनिए, इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के अधिकारों को बाबू कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक, इस अधिनियम के द्वारा
कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक ना। और इस एक्ट की सबसे अच्छी खासियत यह थी कि जो शक्ति लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्रदान की गई थी, वो शक्तियां आगामी 20 वर्षों में जो भी राज्यपाल होंगे वही शक्तियां उनको भी प्रदान कर दी जाएंगी, ठीक ना। आगे सुनिए, इस एक्ट के द्वारा अब ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रख दी गई। इसके पहले क्या था, ओरली बातें होती थी, इसी मुंह से कोई बातें कह दी जाती थी, उसको कोई भी अधिकारी मान लेता था। लेकिन 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रख दी गई और सभी कानूनों और विधि नियमों की व्यवस्था का अधिकार न्यायालय को दे दिया गया, ठीक ना। तो ये चीजें हमको लग रहा है कि बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक ना। कल मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।